बड़ी खबर प्रयागराज से है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास से जुड़ी बड़ी खबर है। अब्बास के रिमांड पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में अब्बास अंसारी पर अदालत का फैसला आ सकता है और एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। ईडी ने 14 दिनों के लिए अब्बास की कस्टडी रिमांड मांगी है। अब्बास अंसारी से कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है। अब्बास को मऊ, गाजीपुर समेत कई जगहों पर ले जा सकती है ईडी की टीम। ईडी ने कहा है कि इसीलिए 2 हफ्ते का कस्टडी रिमांड दिया जाना चाहिए। ईडी की तरफ से यह भी बताया गया कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर, मऊ और दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। एबीपी गंगा ने सुबह ही यह बता दिया था कि ईडी अब्बास अंसारी का कम से कम 7 दिनों का कस्टडी रिमांड लेगी। अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। पहले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई है। दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनके वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला जज संतोष राय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें जो है पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर इनको आज माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय की अदालत में अभियुक्त अब्बास अंसारी को प्रस्तुत किया गया और इसमें ईडी की तरफ से कि अभी और भी साक्ष्य एकत्र करने हैं, अतः ईडी द्वारा 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगा गया है और इसमें उनके तरफ से भी 2 एप्लीकेशन दी गई हैं कि यदि उनको कस्टडी में दिया जाता है तो उसमें अभियुक्त की तरफ से भी एडवोकेट को उपस्थित अनिवार्य है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी के इसमें सौरभ कुमार सहायक निदेशक आईओ और इसमें ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र जी और मैं स्वयं डीजीसी क्रिमिनल उपस्थित रहा और मेरे द्वारा भी ये कहा गया कि अभी और अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं, ऐसी स्थिति में कस्टडी में दिए जाना अति आवश्यक है। सुना आपने। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी ने एबीपी गंगा को बताया कि क्या हुआ है, ईडी चाहती क्या है और जो शासकीय अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या बात रखी है कोर्ट के सामने। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर है। मोहम्मद मोइन हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। मोइन, देखिए राजेंद्र, जब आपसे सुबह बात हो रही थी उसी वक्त एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि ईडी जो है वो अब्बास अंसारी का कम से कम 7 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगेगी। वो इस बात की तैयारी में है, कोर्ट को ये बताना चाहती है कि अब्बास अंसारी से तमाम तथ्यों पे, तमाम बिंदुओं पे पूछताछ की जानी है, कई दूसरी जगहों पर भी ले जाए दिनों का कस्टडी रिमांड मांगेगी। और हुआ ठीक उसी तरीके से अब ईडी ने 14 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगा है और इसके बाद जो जिला जज संतोष कुमार हैं उनकी कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो अब्बास अंसारी की तरफ से 2 एप्लीकेशन दाखिल की गई और सारे मामलों में सुनवाई करने के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख दिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से आधे घंटे या 1 घंटे के बाद अदालत का फैसला आएगा। तब देखने वाली बात ये होगी कि अदालत जो है वो कितने दिनों का कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि ईडी की जो एप्लीकेशन है उसे कोर्ट मंजूर कर लेगी, यानी कस्टडी रिमांड मंजूर कर लेगी, लेकिन कितने दिनों की कस्टडी रिमांड देगी जो है ये अभी बहुत तय नहीं है। हो सकता है कि ईडी ने 14 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगा है तो कोर्ट जो है वो 7 दिनों का जो है वो कस्टडी रिमांड मंजूर कर सकती है और ये कह सकती है कि आप 7 दिनों की जो प्रोग्रेस हो उसके बाद कोर्ट को अवगत कराइए, उसके बाद कोर्ट आगे के लिए विचार करेगा। अब्बास अंसारी की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई हैं कोर्ट उस पर भी अपना फैसला देगा। बहरहाल अब्बास अंसारी पिछले करीब 2 घंटे से, जब से इस मामले अब्बास अंसारी को यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था तब से कोर्ट में ही है और जो जिला जज की कोर्ट है उसके बाहर इस वक्त भी बड़ी संख्या में वकीलों और तमाम दूसरे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरा जो कोर्ट कैंपस है लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और सभी लोगों को अब अदालत के फैसले का इंतजार है।
और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। और तब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। कोर्ट कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या उसे खारिज करती है। और अगर कस्टडी रिमांड मंजूर करती है तो जो ईडी ने डिमांड की है 14 दिनों की रिमांड देती है, या फिर उसमें कुछ कटौती करती है, 7 दिन, 8 दिन या 10 दिनों की कस्टडी रिमांड देती है। अब्बास अंसारी की जो मांगे हैं उन पर कोर्ट क्या कुछ करती है। तो अब सबको इंतजार इस बात का है कि कब जिला जज की कोर्ट का फैसला आता है और फैसले में क्या कुछ कहा जाता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मोइन। इंतजार किया जा रहा है अदालत के फैसले का, जिला जज के फैसले का, कि वो कितने दिनों की रिमांड देते हैं और ईडी की डिमांड पर क्या कहते हैं, और जो एप्लीकेशंस दी गई हैं अब्बास अंसारी की तरफ से उस पर कोर्ट क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं। कल हिमाचल प्रदेश में मायावती की चुनावी रैली है। जी, कल हिमाचल के सोलन में मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। सोलन जिले के बद्दी में मायावती एक जनसभा करेंगी कल। बड़ी खबर, कल हिमाचल के सोलन में मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। बद्दी में एक बड़ी सभा। हिमाचल के रण में कल मायावती उतर रही हैं। एक और बड़ी अपडेट आगरा से। पूर्व विधायक जुल्फिकार भुट्टो के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। मीट कारोबारी जुल्फिकार भुट्टो के घर, दफ्तर और फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। टैक्स में हेरफेर की खबर मिलने पर आयकर विभाग ने यह छापेमारी की है। एचएमए ग्रुप के मालिक हैं बसपा के पूर्व विधायक जुल्फिकार भुट्टो। विभव नगर स्थित आवास से लेकर कई जगहों पर आईटी की टीम ने यह छापा मारा है। ये देखिए आप तस्वीरें, पूर्व विधायक के ठिकानों पर रेड, जुल्फिकार भुट्टो के ठिकानों पर रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, आयकर विभाग की। कश्मीरी एंगल से भी जांच संभव है। जुल्फिकार भुट्टो पर कश्मीरी गार्ड के साथ एक फोटो वायरल हो रही है उनकी, तो वहां के मामले को लेकर भी जांच संभव है। ये बड़ी खबर। पूर्व विधायक के ठिकानों पर रेड की गई है आगरा में, आगरा के आसपास के इलाकों में। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, ये जो रेड की गई है कितने ठिकानों पर है, क्या अभी भी चल रही है, और इसमें कश्मीर एंगल क्या है? देखिए, जुल्फिकार अहमद भुट्टो जो बीएसपी के एक बार के एमएलए रहे हैं, वो कहा जाए हिंदुस्तान के टॉप मीट एक्सपोर्टर्स में से, मीट प्रोडक्शन जिनकी फैक्ट्री है उसमें से एक है। और ऐसे में उनके कई सारे जो कश्मीरी गार्ड हैं, और इसको लेकर अब जो यहाँ कहा जाए जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट है और तमाम जो बड़ी एजेंसियों की बात भी जो सोर्सेस से निकल कर आ रही है, वो ये एंगल तलाश रहे हैं कहीं इस मामले में कहीं ये जो पूरा कश्मीर एंगल है ये सेंसिटाइज कर रहा है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला रहता है, क्योंकि कश्मीरी लोगों की जो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो कश्मीरी गार्ड रखने का आखिर क्या मतलब है आगरा के मीट कारोबारी का। तो इस सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो तलाश रही है। इसके साथ ही जो तमाम उनके जो प्रतिष्ठान है, जो विभव नगर में उनका घर है, इसके साथ ही उनका जो ताजमहल के पास जो मलको गली में उनका आवास है, वहाँ रेड चल रही है। उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रेड चल रही है। इसके साथ ही और भी आगरा और आगरा के बाहर और कहा जाए कई सारे शहरों में बड़े जो उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, मीट की जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ रेड चल रही है। कहा जाता है कि लाखों रुपए जब तक जुल्फिकार अहमद भुट्टो सोकर नहीं उठता है, वो उससे पहले ही लाखों रुपए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। यानी इतना बड़ा मीट का कारोबार है और बहुत बड़े स्तर पर इसमें टैक्सेस चोरी की बात सामने आई है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर जो काला धन है वो कई सारे अन्य जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया है, कई सारे कारोबार में इन्वेस्ट किया गया है। और अभी हाल ही में जो उनकी बेटी की शादी हुई थी, करोड़ों रुपए की शादी हुई थी और आगरा में चर्चा का विषय बनी थी, बड़े स्तर पर लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये आईटी ऑफिशियल्स के रडार पर है। इसके साथ ही जो कश्मीरी कनेक्शन है वो कश्मीरी कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अलगाववादी तत्वों से कहीं ना कहीं जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो है उसका कनेक्शन हो, कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कहीं फंडिंग तो नहीं की जा रही है। और आखिर में कश्मीरी गार्ड ही क्यों लगाए गए अपनी रखता है। ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से कई सारी जो खुफिया एजेंसी है, देश की बड़ी खुफिया एजेंसी है, ये उसकी नजर है। और हमें सोर्सेस से जानकारी ये भी मिल रही है कि आईटी के बाद अब इस पूरे मामले में ईडी और जो बाकी जो बड़ी एजेंसी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने रडार पर ले सकती हैं। तो ऐसे में एक बड़ी इस समय कहा जाए कार्रवाई देखने को मिल रही है। और हालांकि अभी आईटी की तरफ से, आईटी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन टीमें हैं, वो अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। उनके तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, इवन उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें जब पूरी तरह से जब कार्रवाई ओवर होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कितना ब्लैक मनी जुल्फकार अहमद भुट्टो का निकला है। अभी हाल ही में एक संस्था ने जब सर्वे किया था तो पीएनसी ग्रुप है, जो आगरा मेयर नवीन जैन का जो ग्रुप है, उसके बाद नंबर 2 पर आगरा का रिच व्यक्ति जुल्फकार अहमद भुट्टो को माना जाता है और कुछ सालों के भीतर ही कहा जाए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। गल्फ कंट्रीज तक मीट एक्सपोर्ट करता है जुल्फकार अहमद। ठीक है नितिन, आपने बताया कि कितना बड़ा कारोबार है और क्यों ये रेड्स की जा रही हैं और आगे क्या हो सकता है जुल्फिकार के मामले में, ये भी आपने दर्शकों को बता दिया। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी खबर है। सपा में उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। अखिलेश के पास 3 नामों की लिस्ट आई है और 3 में से किसी एक के नाम पर अखिलेश यादव को मोहर लगानी है और इन्हीं नामों पर अखिलेश यादव फिलहाल मंथन कर रहे हैं। 3 नामों की लिस्ट मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव के पास। अब सवाल यह है कि वो 3 नाम कौन से हैं। लेकिन 3 नाम जो अखिलेश यादव के पास हैं, उन 3 नामों पर अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। न्यूज़ एट 4 में एक बड़ी अपडेट गोरखपुर से इस वक्त हमारे पास है। द्वादशी पर पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री योगी ने भोजन किया है। गोरखनाथ मंदिर में पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने खाना खाया है। साधना भवन के सामने सहभोज का आयोजन हुआ था। हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में साधना भवन के सामने स्थित आंवला पेड़ के नीचे सहभोज का आयोजन किया गया है। सहभोज में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के बाद पारण हेतु द्वादशी के दिन दोपहर में आंवला पेड़ के नीचे गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपस्थिति सहभोज का आयोजन होता रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। समन का नोटिस करने में पुलिस की लापरवाही दिखाई दी है। नोटिस चस्पा करने की जगह सिर्फ खानापूर्ति की गई। सिर्फ नोटिस का फोटो खींचा गया है और नोटिस वापस लेकर चली गई है पुलिस। यह मामला दरअसल नगर कोतवाली के अचलपुर का है। यहां पर 4 सिपाही समन का नोटिस चस्पा करने रात के अंधेरे में पहुंचे। दीवार पर नोटिस चस्पा करते हुए फोटो खिंचवाया और फिर नोटिस को साथ लेकर वापस चल दी, जबकि नोटिस को दीवार पर चिपकाकर छोड़ना होता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया, इस तरह की लापरवाही क्यों की गई। एक और बड़ी खबर चंदौली से है। पुलिस ने चेकिंग के वक्त पकड़े हैं शराब तस्कर। पुलिस ने चेकिंग के वक्त 50 लाख की शराब पकड़ी। कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही थी 7,000 लीटर शराब। वाराणसी से चंदौली होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने शराब जब्त की है और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद लगातार तस्करी होती है। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा से शराब को बिहार ले जाया जाता है। इसको लेकर चेकिंग के वक्त पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दाल की बोरियों के बीच छिपाकर ये ले जाया जा रहा था। हमारी टीम जो सर्विलेंस की है और थाना चंदौली, इनके द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया, कंटेनर ट्रक, जिसके अंदर जो शराब थी उत्तराखंड की देसी शराब थी। इसमें शीशियों में 200 ml की शीशियाँ थी जिसके अंदर, और 801 पेटी, मतलब कि जिसके अंदर 801 पेटी थी। और उसके अंदर जो माल तकरीबन 7,000 लीटर माल इसके अंदर है, जो कि कीमत इसकी बिहार के अंदर जो स्मगल होकर बिकती है लगभग 50 लाख की ये बिकती है। इसमें अभियुक्त को भी अरेस्ट किया गया है अलग अलग जगहों से जहाँ से स्मगल की जाती है और इसको फिर बिहार लेके जाया जाता है। तो हमारे जनपद चंदौली ने टीम ने इनको सीज किया है। एक बड़ी अपडेट दिल्ली से है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने। 5 दिसंबर को मतदान होगा मैनपुरी लोकसभा सीट पर और रामपुर की विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को मतदान होगा। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव घोषित, मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सदर विधानसभा।
रामपुर की सीट खाली हुई आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद और मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। दोनों पर एक ही दिन वोटिंग होगी 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को मतगणना होगी दोनों ही सीटों पर। भारत निर्वाचन आयोग ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना। दोनों खाली सीटों पर, एक विधानसभा की, एक लोकसभा की, मतदान 5 को और काउंटिंग 8 दिसंबर को। ने आज अहम बैठक की है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। विकास कार्यों, बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह बैठक की गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल पर उन्होंने तंज कसा है। अब क्यों हल नहीं निकाल पा रहे हैं केजरीवाल, ये कहना है वीके सिंह का। हमारे साथ केंद्र राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। सर, आज आप गाजियाबाद में आपने दिशा की बैठक की है शहर के विकास के कार्य को लेकर। जनप्रतिनिधि भी आपके साथ थे, अधिकारी आपके साथ थे, तो शहर के विकास के लिए क्या बातचीत? जहाँ तक हमारा जिला है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम और उसमें प्रगति ना करें। कोशिश हमारी है कि हम हर क्षेत्र के अंदर हमारा जिला सब मापदंडों पे खड़ा हो। सर, अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की या गाजियाबाद की, नोएडा की, इस समय जो पोल्यूशन है वो हालात काफ़ी बद से बदतर है। तो पोल्यूशन को लेकर क्या कोई गाइडलाइन वगैरह जारी किया, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, दिल्ली में 400, हमको 300 कुछ के ऊपर है और कोशिश की जा रही है कि जो धूल उड़ने से जो ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए सब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे जो निकलता है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। माफिया के बाद अब खूंखार अपराधियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जघन्य मुकदमों में भी तेजी से सजा दिलाने की पहल की जा रही है। बीते 10 महीनों में 111 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा और गोरखपुर में ही 111 अपराधियों को उम्र कैद की सजा हुई है। प्रयागराज में 28, वाराणसी में 27, कानपुर में 27, आगरा में 26 और लखनऊ में 24। इसके अलावा मेरठ और गाजियाबाद में 19 को सजा हुई। ऑपरेशन शिकंजा में 209 मुकदमों में मजबूत पैरवी। और एक बड़ी अपडेट गोला उपचुनाव से जुड़ी हुई है। कल काउंटिंग की तैयारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी पूरी है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं ईवीएम्स। 12 टेबल्स पर 32 राउंड की मतगणना होगी। गोला उपचुनाव में कुल 57.35% मतदान हुआ था और 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे प्रमुख मुकाबला है समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के बीच। कल परिणाम सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।